नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर किसी बम धमाके में आपके परिवार का कोई सदस्य चला जाए और सालों बाद अदालत से ये खबर आए कि जिन पर इल्जाम था वो सब बरी कर दिए गए हैं, तो आपके मन में कैसा गुस्सा, कैसी बेबसी और किस तरह का सवाल खड़ा होगा। दोस्तों, मालेगांव बम धमाके का मामला भी ऐसा ही है, जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति और न्यायिक व्यवस्था पर सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। दोस्तों, और अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को नोटिस भेजा है और मौलाना अरशद मदनी ने यह ऐलान किया है कि जमीयत उलेमाए हिंद देश के सबसे नामी क्रिमिनल वकीलों को उतारेगी, तब यह मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर आप ज्वाइन बटन दबाकर सीधा हमसे यानी देश लाइव से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज के मुद्दे पर वापस लौटते हैं। मालेगांव 2008, 6 सितंबर का वो काला दिन जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में मस्जिद के पास साइकिल पर रखा बम फटा और धमाके में 6 लोगों की निर्मम मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल भी हुए। शुरुआती जांच में एटीएस ने की और कई मुस्लिम युवकों को शुरुआती जांच में पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में कहानी पलट गई। दोस्तों, आरोप लगा कि यह धमाका तथाकथित हिंदू आतंकवाद का हिस्सा था और इसके पीछे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सही सुन रहे हैं, ये वो नाम है जो उसके पीछे सामने आए। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और असीमानंद जैसे नाम सामने आए। ये मामला पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गया। दोस्तों, क्या वाकई हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज होती है? 2008 से लेकर 2023 तक ये मुकदमा खिंचता रहा। एनआईए ने केस को अपने हाथ में ले लिया और कई बार आरोप पत्र बदले और कुछ गवाह मुकर गए। कुछ सबूतों पर सवाल उठे। आखिरकार बहुत से आरोपियों को क्लीन चिट भी मिल गई। साध्वी प्रज्ञा न सिर्फ जेल से बाहर आई दोस्तों, बल्कि 2019 में बीजेपी की टिकट पर भोपाल से सांसद भी बनी। यानी जिस केस में वो मुख्य आरोपी थी, उसी केस का सहारा लेकर राजनीति का पायदान भी चढ़ गई। ये विडंबना भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई है। दोस्तों, लेकिन पीड़ितों का क्या? जो लोग अपने परिवार वालों को खो बैठे, उनकी जिंदगी का क्या हुआ? यही वो सवाल है जिसने फिर से जमीयत उलेमाए हिंद को मैदान में उतरने पर मजबूर किया। मौलाना अरशद मदनी ने साफ कहा है कि अब देश के सबसे नामी क्रिमिनल वकील इस केस की पैरवी करेंगे ताकि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीड़ितों की अर्जी स्वीकार की है। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को इस संदर्भ में नोटिस भी जारी कर दिया गया। यानी जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चली है कि इस जंग को कैसे आगे लड़ा जाएगा। अब दोस्तों, सवाल यह है कि इस पूरे मामले में राजनीति का रोल कितना गहरा रहा, क्योंकि सच तो यह है कि 2008 से 2014 तक जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इस केस को हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव से जोड़ा गया, और 2014 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो यह नैरेटिव बदल गया कि केस की धार कुंद होती चली गई। साध्वी प्रज्ञा की जमानत और फिर सांसद बनना, इसका सबसे बड़ा सबूत है। अदालत के सामने सबूत टिके नहीं, आरोपी छूटते चले गए, लेकिन पीड़ित आज भी वही है जिनकी जिंदगी तबाह हुई। क्या वापस मिल पाएगी वो तबाह हुई जिंदगी उनकी? भारत की न्यायिक व्यवस्था पर भी ये केस बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, अगर इतने बड़े केस में आरोपी छूट सकते हैं तो आम नागरिक किस भरोसे के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाए? क्या उसे न्याय मिल पाएगा? क्या हमारी जांच एजेंसियां इतनी कमजोर हैं कि वो ठोस सबूत तक पेश नहीं कर पाती?
या फिर उन पर राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा होता है कि सच सच कभी सामने आ ही नहीं पाता। जमीयत का कदम इसलिए अहम है दोस्तों क्योंकि ये सिर्फ एक केस की पैरवी नहीं, जी हां, बल्कि न्याय व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने की कोशिश है। जब समाज का एक वर्ग ये महसूस करने लगे कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र का आधार ही हिल जाता है दोस्तों। और यही वजह है कि मौलाना अरशद मदनी ने यह बयान दिया कि देश के नामी वकील अब इस केस में पैरवी करेंगे ताकि पारदर्शिता के साथ इसमें न्याय मिल सके उन पीड़ितों को जिन्हें न्याय नहीं मिल सका है। लेकिन दोस्तों सवाल अब यह भी उठता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी आरोपी जो शख्सियत को राजनीति में जगह कैसे मिल गई? क्या ये लोकतंत्र की ताकत है या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? भोपाल से चुनाव जीतकर संसद पहुंचना और वहां बैठकर बयान देना कि मैं नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानती हूं, तो क्या ये हमारे लोकतंत्र की जीत है या हार? ये सवाल हर उस नागरिक को सोचना चाहिए जिसे न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर भरोसा है दोस्तों, ताकि ये भरोसा टूटे नहीं। और अब बात करते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई की। अदालत ने नोटिस जारी कर साफ किया है कि पीड़ितों की अर्जी को गंभीरता से लिया जाएगा। वो पीड़ित जिन्हें न्याय का दरकार है, जिन्हें न्याय का इंतजार है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब एक बार फिर से केस के पुराने पन्ने खुलेंगे, लेकिन अदालत की कार्यवाही लंबी होती है और उसमें समय लगता है। सवाल यह है कि क्या 6 हफ्तों बाद होने वाली अगली सुनवाई पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण लाएगी या ये लड़ाई भी सालों खिंच जाएगी, यानी तारीख पर तारीख। दरअसल इस केस को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा दोस्तों कि भारत में आतंकवाद के मामलों की जांच और सुनवाई का इतिहास कैसा रहा है। क्योंकि बहुत से मामलों में हमने देखा है कि आरोपी सालों जेल में रहते हैं और फिर बरी कर दिए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिक का होता है। जी हां, कभी वो झूठे केस में फंसता है, कभी न्याय पाने के लिए दशकों तक उसे इंतजार करना पड़ता है। अब मालेगांव केस में आप ले लीजिए। मालेगांव केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। आतंकवाद बस आतंकवाद होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। लेकिन राजनीति हमेशा इसे धर्म के चश्मे की नजर से देखने पर लोगों को मजबूर करती है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि हिंदू आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद जैसे जो शब्द हैं वो हमारी राजनीति में गढ़ दिए गए हैं, जबकि असल में आतंकवाद चाहे वो हिंदू है या इस्लामिक है, वो इंसानियत पर हमला है। अब जब अदालत ने नया नोटिस भेजा है, जमीयत ने बड़े वकीलों की पैरवी का ऐलान किया है, तो देश भर की नजरें अब इस केस पर होंगी। क्या साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित जैसे नाम फिर से कटघरे में खड़े होंगे? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या फिर यह मामला भी भारतीय न्याय व्यवस्था की लंबी सूची में शामिल हो जाएगा? ऐसे में आपका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक यही है कि लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था पर भरोसा सबसे मजबूत होना चाहिए। अगर पीड़ित ये महसूस करने लगे कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो समाज में निराशा और गुस्सा ही पनपेगा ना। और यही गुस्सा कभी कभी नए संघर्षों को जन्म देता है दोस्तों। तो ऐसे में आज की इस चर्चा के अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी या ये कहूं कि ये सवाल आप पर छोड़े जाती हूं कि क्या भारत की अदालतें और हमारी जांच एजेंसियां राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ितों को इंसाफ दिला पाएगी? क्या साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग सिर्फ राजनीति के मंच पर चढ़ने के लिए कानून से खेलते रहेंगे? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या मालेगांव के पीड़ितों की आवाज अब भी सुनी जाएगी या फिर एक बार ये मामला फाइलों में सिमट कर रह जाएगा, फाइलों के ढेर में दब कर रह जाएगा? जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।
साथ ही साथ इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं, हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सच सभी के पास पहुंच सके, हर कोई इस सच से रूबरू हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जितना हमारा सहयोग करेंगे, हम सच को उतने ही विशाल, उतने ही अच्छे ढंग से आपके सामने पेश कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।